आज के सम्मान समारोह के अवसर पर जो आपके परिश्रम को, आपकी लगन को सरकार के द्वारा मान्यता देकर के आज एक मानदेय बढ़ोतरी के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ा गया है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। दो 2011-12 में बेसिक शिक्षा परिषद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनुदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के आदेश पर प्रारंभ हुई थी और उनमें से जो 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालय थे, उनमें 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रति विद्यालय 3 अंशकालिक अनुदेशक और प्रदेश के अंदर कुल 41,307 अनुदेशकों की उस समय तैनाती हुई थी और उन्हें 7,000 रुपये मासिक मानदेय पर नियुक्ति पत्र दिया गया था। ये जितने भी अंशकालिक अनुदेशक थे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, इन सभी के लिए एक व्यवस्था लागू की गई थी कि कला शिक्षा हेतु इनमें से 8,469, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हेतु 9,645 और उनके कार्यानुभव शिक्षा हेतु 6,192 अनुदेशक वर्तमान में प्रदेश के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आज भी कार्यरत हैं। इनकी कुल संख्या अब 41,307 से कम होते होते 24,296 रह गई है। यानी 41,000 जो मूल संख्या थी, वह संख्या, कुछ लोग रिटायर हो गए होंगे, कुछ लोगों का दूसरी जगहों पर समायोजन हो गया होगा, लेकिन जो बचे थे इनके मानदेय पर 2011-12 से लेकर के 2022 तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। यद्यपि 2019 में अनुदेशक महासंघ के साथ मेरी बैठक हुई थी और मैंने उनको कहा था, मैंने कहा भाई आपका मानदेय का अपना प्रस्ताव उपलब्ध करवाइए, और हम लोग उस समय भी चाहते थे कि ये मानदेय उनका बढ़ोतरी होना चाहिए। समय पे उनका प्रस्ताव नहीं आ पाया, चुनाव की नोटिफिकेशन जारी हो गई। 22 में हमने इसको 2,000 रुपये बढ़ाया था और हम लोग स्वयं संतुष्ट नहीं थे कि 2,000 पर्याप्त नहीं है, क्योंकि न्यू अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन वो सबसे कठिन कार्य होता है। हम अक्सर क्या बोलते हैं, हम न्यू को उपेक्षा करते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देता, लेकिन न्यू ही अगर मजबूत नहीं होगी तो उसमें सशक्त, एक समर्थ और सशक्त भवन कैसे बन पाएगा, मजबूत इमारत नहीं बन पाएगी। और इसीलिए अनुदेशक हों, शिक्षा मित्र हों, बेसिक शिक्षा परिषद के जुड़े हुए शिक्षकों के मानदेय से जुड़े हुए मामले हों या उनसे जुड़े हुए अन्य बातें हों, हम लोगों का मानना रहा है सम्मानजनक होना चाहिए और उनका कार्य उतना ही गरिमापूर्ण होना भी चाहिए। सहमति बनते बनते अंततः जब ये बातें निष्कर्ष पर निकली तो फिर हम लोगों को ये घोषणा करनी पड़ी कि हाँ, पहले चरण में हम लोग इसको इतना बढ़ाएंगे। और इसीलिए आज मुझे, जो कि लंबे समय से आपकी मांग थी, ये तो अच्छा है
कि अनुदेशकों ने कभी भी अपनी मांग के लिए जबरन नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया, हिंसक रास्ता नहीं अपनाया और इसलिए सरकार को भी देने में कोई किसी प्रकार की हिचक भी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने इसीलिए कहा कि हम 17,000 तो तत्काल दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे, कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा अनुदेशक को, अनुदेशक के परिवार को। और मुझे लगता है बहुत शीघ्र, मैं तो चाहूंगा कि आप लोगों को जो पोर्टल बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयार कर लिया है, उस पोर्टल पे तत्काल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो हम अगले सप्ताह ही उसके कार्ड वितरण की कार्रवाई भी प्रारंभ करवा देंगे। इसमें जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं 1,43,000 के आसपास, उनको भी, और जितने भी 24,296 अनुदेशक हैं इनको भी, सभी प्रकार के शिक्षकों को, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को हम उनके साथ आच्छादित कर रहे हैं और ये आवश्यक भी है, क्योंकि जो भारत की इस नींव को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दे रहा है, जिसका सहयोग शासन की योजनाओं को ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करते हुए हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान वो देता है, उसको स्वयं भी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, उसको स्वयं भी स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए और स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए ही एक कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा 5 लाख की भी हम सभी अनुदेशकों को प्रदान करने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो पोर्टल विकसित किया है, तत्काल बेसिक शिक्षा परिषद इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा देगी, तो अगले सप्ताह ही एक बड़े समारोह के साथ हम लोग कार्ड वितरण की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा देंगे। और मुझे लगता है कि ये आज की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, वो संवेदना की है, जो संवेदना 2011-12 में नियुक्ति के बाद शासन की जुड़नी चाहिए थी। 11-12 के बाद, 11 वर्ष के बाद मानदेय केवल हमारी सरकार बढ़ा पाई थी 2,000 रुपये, और 22 के बाद फिर 26 में आज फिर से हम लोगों ने इस मानदेय की बढ़ोतरी के साथ आज आपको यहां पे चेक भी वितरित किए हैं और तत्काल इसको लागू भी कर दिया है। पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके साथ ही कैशलेस की सुविधा भी इसके साथ जोड़ दी गई कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा दें, पोर्टल में जैसे रजिस्ट्रेशन होगा हम उसके कार्ड के वितरण की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य की सुविधा के साथ उस सुरक्षा की गारंटी देगी जो आप एक बच्चे को उपलब्ध करवाते हैं। हम लोगों ने 19 में एक और व्यवस्था दी थी, और वह दी थी 6 माह का मानदेय सहित मातृत्व अवकाश का भी सुविधा। ये हमारी सरकार ने 2019 में भी प्रदान किया था। यानी ये सरकार की संवेदना को बताता है कि केवल सरकार बोल नहीं रही है, बल्कि वह करके दिखा भी रही है। और उन सब कार्यों के साथ हम लोगों ने 23 में एक और व्यवस्था की थी कि स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तन का विकल्प भी हम लोगों ने दिया था, और 4,000 से अधिक अनुदेशकों को उनकी स्वेच्छा के अनुसार विद्यालय भी परिवर्तन करने का अधिकार दिया। आज हमारा जो कैशलेस जो ये मानदेय बढ़ोतरी का है और 1 अप्रैल से लागू हो गया है, मई में आपका वो मानदेय प्राप्त हो गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके परिश्रम के कारण आज बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प होती हुई दिखाई दी है। हम मानते हैं कि जब राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्ट हो
और निर्णय का शिकार हो, स्वयं दिग्भ्रमित हो, तो अपने असफलता का दोषारोपण शिक्षकों पर, अनुदेशकों पर या अन्य कार्मिकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। यही होता था जब बेसिक शिक्षा बंजर जैसी स्थिति में थी, तो बंदी के कगार पर थी, अव्यवस्था का सा वातावरण था। 2017 में मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे आए थे जो पहले से लंबित भी थे कि साहब 100 से कम बच्चे हो गए हैं, अनुदेशकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए। हमने कहा भाई आप ये प्रस्ताव लेके आए हैं तो पहले आप ये बताइए कि आपकी सेवा का हम क्या करेंगे। भाई सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी उस समय तक, न नियत साफ थी न कोई नीति थी। कैसे बेसिक शिक्षा परिषद का उद्धार होता है? और तब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प किया था। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आज आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में संतृप्तिकरण का जो लक्ष्य हमारा था, हम कह सकते हैं 96% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर वे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उन विद्यालयों में आज उपलब्ध हो रही हैं जो एक छात्र के लिए आवश्यक थी, एक शिक्षक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी और उस विद्यालय को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए भी आवश्यक थी और ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करने की दृष्टि से भी आवश्यक था। ऑपरेशन कायाकल्प नीति आयोग ने एक सक्सेस स्टोरी के रूप में भी देश के सामने प्रस्तुत किया। यूपी से प्रारंभ हुआ था। आप सभी के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, इन सबके प्रयासों का वो परिणाम था, उसकी सफलता। बच्चों की संख्या बढ़ी है। बेसिक शिक्षा परिषद में खेलकूद की गतिविधियां बढ़ी हैं, कला के प्रति, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति, अन्य एक्टिविटीज को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिली है। और उसी जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। वह परिणाम आज हम सबको देखने को मिल रहा है। और मैं इस बात को अक्सर देखता हूं कि प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था, यानी 100 में से हर 17-18 बच्चे ऐसे थे जो असमय स्कूल छोड़ देते थे। और आज हम इसको घटाते घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाएंगे। हमें लगता होगा कि बच्चा किसी परिवार का है, एक परिवार छोड़ भी देगा तो क्या होने जा रहा है? नहीं, इसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ता है, उसका दुष्परिणाम अंततः पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। आप देख रहे होंगे ना, युद्ध तो अमेरिका और ईरान के बीच हो रहा है, लेकिन क्राइसिस पूरी दुनिया के अंदर पैदा हुई है। युद्ध 2 देशों के बीच में पश्चिम एशिया में हो रहा है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। अगर आप देखेंगे अमेरिका जैसा देश, वहां महंगाई चरम पर, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम, उनके पास अपने रिसोर्सेस भी हैं, तब भी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम वहां दुगने से ज्यादा बढ़ गए हैं। तमाम देश ऐसे हैं जहां पर लोगों ने तमाम बंदिशें लगा दी हैं।
भारत के अंदर हमारे पास यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में है, जिन्होंने अपने स्तर पर, अपने दम पर, अपने बल पर भारत को और भारत के नागरिकों के हित के लिए उस प्रकार के निर्णय लिए हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम भी वर्तमान की इन परिस्थितियों में जो एक वैश्विक चुनौती है, उस वैश्विक चुनौती में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े होकर के पूरी मजबूती के साथ देश के बारे में उनकी सोच को आगे बढ़ाने में हम भी मदद करें। लेकिन जो मेरा कहना था कि विवाद तो है ईरान और अमेरिका के बीच, लेकिन खामियाजा पूरी दुनिया को, लगभग 200 देशों को भुगतना पड़ रहा है और दुनिया के लगभग 800 करोड़ लोगों को इसका भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है। ऐसे ही समाज में होता है। एक व्यक्ति अगर शिक्षा से वंचित होता है तो उसका दूरगामी दुष्परिणाम पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को भुगतना पड़ता है। और इसलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि बच्चा स्कूल जरूर जाए। यह जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मेरिटोरियस होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण अच्छे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, किसी एक फील्ड में अच्छा होगा। कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होगा, कोई अच्छा कलाकार होगा, कोई अपने किसी एक विषय का विशेषज्ञ होगा, किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट होगा। हमें उसकी उस प्रतिभा को उजागर करना, उसको उस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। यह आवश्यक नहीं कि अच्छा कलाकार, कोई अच्छा कलाकार अच्छा मेरिटोरियस छात्र भी रहा हो। यह आवश्यक नहीं कि कोई अच्छा वैज्ञानिक एक अच्छा कलाकार भी हो सकता हो। यह आवश्यक नहीं कि कोई अच्छा इंजीनियर या अच्छा चिकित्सक एक अच्छा कवि भी हो जाए, नहीं हो सकता। बिरले लोगों में गुण होंगे, लेकिन अलग अलग फील्ड की, अलग अलग क्षेत्र की संभावना उनके अंदर छुपी हुई है, उन बच्चों के अंदर छुपी हुई है। इसलिए उनको मारना नहीं, पुचकारना है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, प्रेरित करना है, एक रास्ता दिखाना है, सही राह दिखानी है। और सही राह दिखाने में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। और यह शुरू होता है अनुशासन से। आत्मानुशासन सबसे बड़ी बात होती है। समय पे विद्यालय जाना, विद्यालय के प्रवेश और परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में योगदान देना, उनमें बच्चों को भी प्रेरित करना। अभी पाठक जी जो कह रहे थे, स्कूल में जाते थे हम लोग, कैसे वहां पे पढ़ते थे, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन तब भी बच्चों की संख्या भी अच्छी होती थी, एक सामूहिकता का भाव होता था। पानी बच्चे लेके आते थे, सब लोग उसी पानी को सेवन भी करते थे। सफाई, परिसर की सफाई बच्चे स्वयं करते थे। मैं कभी कभी भौचक रहता हूं और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जब बच्चे कहीं श्रमदान करते हैं तो दिखाते हैं, देखो बच्चों से काम कराए जा रहे हैं। अरे क्या बुरा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और मैं तो बेसिक शिक्षा परिषद से कहूंगा, ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और भारत की भावी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जो चुनौती का मुकाबला करने के लिए उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। छोटे छोटे उस पर हम लोग अनावश्यक रूप से उसको, जो वायरल होते हैं ऐसे वीडियो, उस आधार पर हम लोग एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं। स्पष्टीकरण नहीं मांगना चाहिए, उसको बुला के सम्मानित करना चाहिए। अच्छा क्या बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये बच्चे अगर उस योग्य बनेंगे नहीं तो उसको छुई मुई मत बनाइए। आपने देखी होगी ना, एक घास होती है गांव में, ऐसे हाथ लगाओ तो एकदम मुरझा जाती है। ऐसा नहीं भाई, उसको ऐसा बनाओ प्रचंड तेज हो उसमें, कोई हाथ लगाने में भी डरे। वह तेज होना चाहिए उस बच्चे में, और वह शिक्षा से पैदा होगा, संस्कारों से पैदा होगा। स्वच्छता के प्रति उसे मजबूती के साथ उसके जीवन का हिस्सा बना करके प्रत्येक गुण उसके मन में आने चाहिए।
अच्छी बुराई सारी चीजें एक साथ मिलकर के चलेंगे, उसके मन में अच्छे और बुरे का भेद करने की सामर्थ्य विकसित करने की आवश्यकता है।